हेलो एंड वेलकम टू द बालाजी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपके आने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम, चाहे वो चपरासी के एग्ज़ाम हो, यानी चपरासी के एग्ज़ाम से लेकर के पीसीएस प्री तक के आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मैं सब्जेक्ट वाइज आपकी पूरी समग्र तैयारी के लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। इन वीडियोस के माध्यम से सबसे पहले हम भारतीय इतिहास को समझेंगे। भारतीय इतिहास के बाद दूसरा क्रम जो विषय होगा वो होगा विश्व भूगोल, और उसके बाद भारत के भूगोल का, फिर संविधान का। इसी क्रम में हम इस तैयारी को लेकर के चलेंगे। एक समग्र तैयारी होगी। ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय इतिहास के अंदर हम सबसे पहले प्राचीन इतिहास, जिसे हम एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, जिसे कि हम मेडिवल हिस्ट्री, और उसके बाद आधुनिक इतिहास, जिसे कि हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि ये जो तैयारी होगी वो आने वाले किन एग्ज़ाम्स के लिए है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूँ, ये हर एक एग्ज़ाम, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी के बाद रेलवे के बाद आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो आपका लेखपाल है, इस तरीके के, या जो राजस्व अधिकारी जिसे हम आरओ बोलते हैं। इसके बाद ये आपके दोस्तों जो आपके पीजीटी होते हैं, चाहे वो यूपी पीजीटी हो या कोई हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी स्टेट जो टीजीटी लेता हो, वो उसमें भी ये काम आने वाले हैं। इस प्रकार से आपके जो स्टेट पीसेस होते हैं, जितने भी स्टेट पीसेस हैं, टीजीटी पीजीटी के अलावा जितने भी स्टेट पीसीएस होंगे, चाहे वो यूपी पीएससी हो, यानी उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस होता है, या बीपीएससी हो। इसके अलावा आपका ये जो है अभी आपका जो उत्तराखंड पीसीएस है, उसके लिए भी उपयोगी होगा। इसके अलावा एमपीपीएससी, इस प्रकार से हर एक एग्ज़ाम को ये पूरा कवर कर रहा है। इन सभी एग्ज़ाम को कवर कराने का अर्थ ये है कि जितना भी ये पूरा टॉपिक होगा, इसको बिल्कुल गहराई में जा कर के पढ़ेंगे, इसको खूब गहराई में, बिल्कुल डीप में जा कर के पढ़ेंगे। इतनी गहराई में जाने के बाद यह है कि आपके हर एक एग्ज़ाम के जितने भी एग्ज़ाम मैंने बताए हैं, ये सभी एग्ज़ाम में प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएंगे, ऐसी मैं कोशिश करूँगा। और एग्ज़ाम के नेचर को समझते हुए आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज एक एक प्रश्न के हिसाब से प्रैक्टिस कराते हुए मैं आगे लेकर के चलूँगा। यानी आपका जो प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद प्राचीन इतिहास के प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएंगे, फिर मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद उस प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएंगे, आधुनिक के बाद आधुनिक के प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो इस क्रम में हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस इतिहास के यानी हिस्ट्री के क्रम में हम किन किन चैप्टर्स को लेकर के कवर करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जो कवर करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हम जो है प्राचीन इतिहास को देखते हैं। तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर होगा वो होगा आपका भारतीय इतिहास, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं। अब कौन कौन से स्रोत हैं, तो उन सभी स्रोतों को देखेंगे, जैसे इसके पुरातात्विक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, विदेशी यात्रियों के जो विवरण हैं, उनके जो ग्रंथ हैं, उनके स्रोतों के हिसाब से देखेंगे। तो पूरा भारतीय इतिहास के जितने भी स्रोत हैं, उसके हिसाब से इस पहले चैप्टर को हम देखेंगे और पूरी गहराई के हिसाब से चलेंगे, यानी पूरे डीप में पढ़ेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न बाहर ना जाए। इसके अलावा दोस्तों हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, जितने भी पाषाण काल के अंतर्गत, जैसे पुरा पाषाण है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, या ताम्र पाषाण काल है। तो इन सभी को लेकर के चलेंगे। जितने भी प्रश्न इनसे बन सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि सभी को एक समग्र रूप से लेकर करें, जिससे भी एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर ना जाए। इसके अलावा दोस्तों हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को। अब सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसकी जो भी सामाजिक स्थिति होगी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सामाजिक स्थिति है, या सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति है, इसके अलावा धार्मिक स्थिति है, इनको देखेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ, तो यहाँ तक हम जाकर के देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक समग्र पूरा एक ये किस तरीके से हम लेकर के चल रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से लेकर के और सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक आर्थिक स्थिति को लेते हुए उसके पतन तक हम इसको लेकर के चलेंगे। इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे वैदिक युग को लेकर के। यहाँ पर वैदिक युग चौथा चैप्टर जो रहेगा आपका वो रहेगा वैदिक युग। अब इस वैदिक युग को आप जानते हैं कि दो भागों में बांट रखा है, एक है ऋग वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल।
तो ऋग वैदिक काल को लेकर चलेंगे, उत्तर वैदिक काल को लेकर के चलेंगे, वैदिक साहित्य कौन कौन से थे, सूत्रकालीन जो सभ्यताएं थीं, इन सभी को लेकर के हम चलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इन सभी धर्मों के अंतर्गत जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इसको पूरा टॉपिक वाइज हम लेकर के चलेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से महाजनपद काल की शुरुआत होती है। जैसा कि आप जानते हैं महाजनपद काल के अंतर्गत क्या आता है, तो महाजनपद काल को हम लेकर के चलेंगे। इसके बाद हम दोस्तों लेकर के चलेंगे आपका कि जो मौर्य साम्राज्य है, महाजनपद काल के बाद हम लेकर के चलेंगे। इसमें महाजनपद काल में पहले हम बता दें आपको कि महाजनपद काल के अंतर्गत हम देखेंगे कौन कौन से जो उसमें प्रदेश थे, ठीक है, इनको लेकर के चलेंगे, कौन कौन से शासक थे, कहाँ पर क्या था, इन सारी चीज़ों को लेकर के चलेंगे। इसके बाद हम लेकर के चलेंगे मौर्य साम्राज्य को। अब मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य देखेंगे, बिंदुसार को देखेंगे, अशोक को देखेंगे। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या थी इनको देखेंगे, क्योंकि पीजीटी वगैरह में और स्टेट पीसेस वगैरह में ये राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, या सामाजिक स्थिति है, या आर्थिक स्थिति है, या धार्मिक स्थिति है, इनसे सीधे सीधे प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल हल्के क्वेश्चन पीजीटी वगैरह में नहीं पूछते हैं। तो इनको हम थोड़ा गौर से लेकर के चलेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट को बताएंगे तो सभी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैं जो भी बताऊंगा वो सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी रहेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो चपरासी से लेकर के स्टेट पीसेस तक। इसके अलावा दोस्तों हम देखेंगे मौर्योत्तर समाज। तो मौर्योत्तर समाज के अंतर्गत हम देखेंगे जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है तो मौर्योत्तर जो काल होता है उसमें कौन कौन से वंश होते हैं, जैसे शुंग वंश है, हम देखेंगे इसमें शुंग वंश को देखेंगे। शुंग वंश के अलावा हम देखेंगे कण्व वंश को, कण्व वंश के अलावा इक्ष्वाकु वंश, शक वंश, पहलव हैं, कुषाण हैं, इनकी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, इसको लेकर के हम चलेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लेकर चलेंगे संगम युग। संगम युग के अंतर्गत जो भी होंगे उनको हम लेकर के चलेंगे। ये जो गुप्त साम्राज्य है या गुप्तोत्तर साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य के बाद गुप्तोत्तर साम्राज्य, यानी जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है तो गुप्त साम्राज्य के बाद गुप्तोत्तर साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो इसको लेकर के हम चलेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दक्षिण भारत का इतिहास है, तो दक्षिण भारत के इतिहास को भी हम लेकर के चलेंगे। जैसे महापाषाण काल के अंतर्गत, संगम युग के अंतर्गत चालुक्य है या पल्लव है, राष्ट्रकूट हैं, या इनके अलावा जो चोल हैं, तो किस किस प्रकार से सभी शासक थे, इनके अंतर्गत कौन से प्रश्न बनते हैं, इसको हम लेकर के चलेंगे। इसके अलावा एक तीसरा 13th टर्म यानी 13वां टर्म मैं लिख दूं कि शिक्षा, साहित्य, धर्म, दर्शन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कला एवं स्थापत्य, इसके अंतर्गत जो भी प्राचीन भारत के विविध पहलू हैं उनको भी हम लेकर के चलेंगे, लेकिन उसको हम बिल्कुल आखिरी में एक सेपरेट क्लास के हिसाब से लेकर चलेंगे। यानी सबको कराने के बाद कुछ ऐसे विशेष जो क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो प्राचीन भारत से हो, मध्यकालीन से हो या आधुनिक से, उसको एक सेपरेट क्लास लेकर के आएंगे इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद। तो ये हमने दोस्तों देखा कि हमने आधुनिक भारत के अंतर्गत हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम किस क्रम से और किस किस सब्जेक्ट को, किस किस चैप्टर को लेकर के चलेंगे। यहाँ पर दूसरा हम देख लेते हैं कि जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, तो इसमें हम देखेंगे कि भारत पर अरब का आक्रमण और तुर्क आक्रमण। अब अरब आक्रमण में कौन था और तुर्क जो आक्रमण है तो उसके अंतर्गत, तो तुर्क आक्रमण जैसा कि आप जानते हैं कि महमूद गजनवी था, मोहम्मद गौरी था, ये थे। और जो अरब आक्रमण के अंतर्गत जैसे कि आप जानते हैं कि पहला जो अरब आक्रमण कब हुआ था, किसने आक्रमण किया था, इस प्रकार के जो है जो मोहम्मद बिन कासिम आया था अरब आक्रमणकारी, इस प्रकार के जो भी प्रश्न होंगे उनको लेकर के चलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत की कौन कौन से जो गुलाम वंश है, जैसे दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है। तो दिल्ली सल्तनत, इसका पूरा प्रशासन पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इसकी जो केंद्रीय प्रशासन है या प्रांतीय प्रशासन है, इन सभी को लेकर के चलेंगे। कुल मिलाकर के कि दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आप जानते हैं कि कई वंशों की स्थापना, जैसे दिल्ली सल्तनत हम अगर बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना गुलाम वंश से हुई थी। अब गुलाम कौन था, तो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन और ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो उसके द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। इसीलिए गुलाम वंश की स्थापना जो सबसे पहले हुई थी, तो गुलाम वंश भी से दिल्ली सल्तनत को कहा जाता है। गुलाम वंश के अलावा क्या कहा जाता है, तो पूरी डिटेल हम जब इसको डिटेल वीडियो में लेकर के आ रहे हैं तो उसके हिसाब से हम देखेंगे।
इसके बाद हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य को। तो अब विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत क्या है, तो यहाँ पर संगम वंश है, जो तुलुव वंश हैं इनको हम देखेंगे। बहमनी साम्राज्य को देखेंगे जिसके अंतर्गत है बरार है, बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत बरार है, अहमदनगर है, बीदर है, इसके अलावा जो बीजापुर है, गोलकुंडा है, वहाँ के प्रशासन किस प्रकार से है। तो सारे प्रश्न वहाँ से लेकर के चलेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है इसके अंतर्गत हम देखेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन। यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं पीजीटी में, पीसीएस वगैरह में। इसको भी हम लेकर के चलेंगे कि भक्ति व सूफी आंदोलन क्या है, किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। तो भक्ति और सूफी आंदोलन के अंतर्गत हम देखेंगे कि उसका परिचय देखेंगे, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन क्या था, सूफी आंदोलन क्या है, प्रमुख चिश्ती संप्रदाय कौन कौन से थे। इसके अलावा भक्ति आंदोलन से जुड़े कुछ प्रमुख संतों को देखेंगे, कुछ प्रमुख संत कौन से हैं, जो चिश्ती संप्रदाय थे। तो चिश्ती संप्रदाय को हम यहाँ पर देखेंगे, कौन कौन से प्रमुख चिश्ती संप्रदाय हैं। इस प्रकार से जितने प्रश्न होंगे उनको हम देखेंगे। भक्ति और सूफी आंदोलन के बाद हम देखेंगे मुगल वंश। ये इंपॉर्टेंट, जैसे दिल्ली सल्तनत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी तरीके से मुगल वंश भी महत्वपूर्ण एक चैप्टर है। तो मुगल वंश के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार से मुगल वंश की स्थापना हुई, कौन कौन से शासक थे। जैसे मान लीजिए बाबर था, बाबर के बाद हुमायूं है, हुमायूं के बाद जो है वो सूर्यवंश बीच में आया, फिर अकबर है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जैसा कि आप जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु तक जो आपका मुगल काल था, मुगल काल के अंतर्गत जो औरंगजेब था, औरंगजेब की मृत्यु तक ही जो ये मुगल जितने भी थे ये शक्तिशाली थे, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल थे ये कमज़ोर हो गए थे। तो उसके बाद जो है वो मराठा राज और उसके जो संघ की स्थापना हो जाती है। मुगल वंश के बाद मराठा राज और संघ की स्थापना हो जाती है। चूँकि मुगल कमज़ोर हो जाते हैं तो मराठा भी अपनी शक्ति को बढ़ाने लगते हैं। और इन मराठे में हम देखेंगे कि मराठा शक्ति का अभ्युदय कैसे हुआ। मराठा शक्ति के अभ्युदय के बाद हम देखेंगे कि शिवाजी हैं या शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे। इसके अलावा सरकार और प्रशासन क्या था इनके। पेशवाओं के काल में मराठा और शक्ति का उत्कर्ष कैसे हुआ, पेशवा कालीन जितना भी प्रशासन था वो क्या था। तो इन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। इसके बाद अगर हम आधुनिक भारतीय इतिहास की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुगल जो कि कमज़ोर हो गए थे उनके बाद मराठे आ गए थे, और आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम देखेंगे कि मुगल के बाद जो उत्तरकालीन मुगल वंश थे, यानी जो कमज़ोर शासक थे, जिसमें कि बहादुर शाह प्रथम है, जहांदार शाह है, फर्रुखशियर है, इन सभी को हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से यूरोपीय कंपनी भारत में एक एक करके आती हैं, चाहे वो पुर्तगाली हों, पुर्तगाली के अलावा जो फ्रांसीसी थे, यानी फ्रांस के जो भी कंपनी थी, फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत में। किस प्रकार से यूरोपीय कंपनी एक क्रम के अंतर्गत भारत में आती हैं और यहाँ आने के बाद अपना वर्चस्व स्थापित कर लेती हैं बक्सर और प्लासी के युद्ध के माध्यम से। इन सबको देखने के बाद इनके कौन से वायसराय हैं, कौन सा गवर्नर जनरल है, उनके अंतर्गत क्या कौन कौन सी घटनाएँ हुई कि 1905 में जो है आपका जो भी बंगाल का विभाजन हुआ था, ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सभी एक एक प्रश्नों को लेकर के चलेंगे आधुनिक इतिहास के अंतर्गत। और ये जो भाग है आधुनिक इतिहास का, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। लेकिन ट्रेंड चूँकि चेंज हो रहा है, मैंने कई एग्जाम्स का एनालिसिस किया हुआ है, तो अब प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के भी जो शेयर है या जो भागीदारी है, जो प्रश्न नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये भी बढ़ रहे हैं। तो हम एक चीज़ नहीं लेकर चल सकते हैं कि सिर्फ आधुनिक भारतीय इतिहास को पढ़ें, पूरा एक समग्र लेकर के चलना पड़ेगा, पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम के किसी भी प्रश्न को टैकल आसानी से कर सकेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो है वो धार्मिक एवं जो सामाजिक सुधार आंदोलन थे वो कौन कौन से थे। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी की 19वीं सदी के प्रमुख धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन को देखेंगे। किस प्रकार से आंदोलन है, जैसे राजा राम मोहन राय को क्या कहते हैं, आधुनिक प्राचीन से लेकर के आधुनिक जो इतिहास है उसके बीच का सेतु कहते हैं। किस प्रकार से भारत में सती प्रथा का अंत हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से कानून पास करके 1829 में।
1829 में सती प्रथा का अंत हो गया था एक कानून के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की सहायता से इसको किया था। तो इस प्रकार के सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति किस प्रकार से हुई, क्रांति के क्या कारण थे, कौन कौन से प्रमुख क्रांतिकारी थे, कहाँ कहाँ पर क्रांति हुई थी, हर एक प्रश्न को हम लेकर के चलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में जो भी समाचार पत्र थे उनका किस प्रकार से विकास हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि समाचार पत्रों का जो पत्रेक्षण अधिनियम था 1799 में आया था, ये क्या था। इसके अलावा अनुज्ञप्ति नियम क्या है, पंजीकरण अधिनियम क्या था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सबसे महत्वपूर्ण है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था जो कि आपका 1878 में आया था, 1878 में आया था। तो इसको हम लेकर के चलेंगे कि किस प्रकार से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, समाचार पत्र अधिनियम है 1908 में आया था, या भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1931 में आया था। समाचार पत्र आपत्तिजनक कुछ विषय थे, उसके विषय में एक अधिनियम आया था 1951 में, आज़ादी के बाद आया था। इसको भी देखेंगे। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को हम लेकर के चलेंगे भारत में समाचार पत्रों से, उसके विकास से रिलेटेड। इसके बाद हम भारत में शिक्षा का प्रसार देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में शिक्षा का प्रसार हुआ। समाचार पत्रों के विकास के बाद हम भारत में शिक्षा के प्रसार को देखेंगे कि किस तरह से भारतीय जो पाश्चात्य शिक्षा का उद्भव हुआ। आंग्ल प्राच्य जो भाषा विवाद था वो क्या था, 1854 का वुड डिस्पैच क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, 1854 का वुड डिस्पैच ये क्या था। इसके अलावा भारतीय विश्वविद्यालय जो अधिनियम था 1904 में आया था, ये क्या था, इसको भी हम देखेंगे। इसके अलावा जो सैडलर विश्वविद्यालय अधिनियम था, हार्टिंग समिति थी जो हार्टिंग आयोग कहते हैं 1929 में आया था। सार्जेंट योजना 1944 में, सार्जेंट योजना 1944 में जो थी इसको देखेंगे। कोठारी शिक्षा आयोग जो कि आपका 1964 में था, इसको भी हम देखेंगे। यानी हम प्रश्नों को जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उनको हम लेकर चलेंगे, यहाँ तक कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लेकिन अब तो 2000 ये जो अभी मोदी जी ने की थी उसको छोड़ करके यहाँ तक के जितने भी लेंगे 1964 तक हम लेकर चलेंगे, कोठारी शिक्षा आयोग तक। इसके अलावा 1947 से 1964 तक का पूरा भारत था, किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, सामाजिक कार्य हुए, आर्थिक विकास हुए, इसको भी हम लेकर के चलेंगे। यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन है, जो भी राष्ट्रीय आंदोलन है जिसके अंतर्गत उदारवादी दल और उग्रवादी दल और 1915 में गांधी जी के आने के बाद किस प्रकार से 1915 में गांधी जी आते हैं, गांधी युग पूरा उसको कहते हैं, गांधी एरा कहते हैं, और 1947 तक का संपूर्ण इतिहास। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि 1947 के बाद 1964 तक जितना भी आपका जो भी प्रश्न बन सकते हैं वहाँ तक हम इसको लेकर के चलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस क्रम में हम लेकर के चलेंगे। पूरी समग्र तैयारी होगी, बिल्कुल गहराई तक एक एक प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, एक एक वीडियोस आपको मिलेंगी जिसके माध्यम से आप आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सकेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी वीडियोस आपको एकदम फ्री मिलेंगी, बिल्कुल पेड कोर्स जैसी वीडियो हैं ये आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों सभी तक शेयर कर दीजिए जिससे सभी इस वीडियोस के माध्यम से जुड़ करके तैयारी कर सकें। द बालाजी क्लासेस में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर करिएगा। आई होप आपको पूरा समझ में आएगा किस तरीके से हम आगे लेकर के चलेंगे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास को। उसके बाद हम भूगोल है, जो आपका विज्ञान है या पॉलिटी है, सबको लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं उस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।